देखिए, कल आपका पुलिस एक्ट में जो शुरू किया गया था, सेक्शन 7 चल रहा था पुलिस एक्ट में। और जो सेक्शन 7 चल रहा था, आपका बताया गया था कि ये विभागीय दंड हैं, यानी कि ये आपका डिपार्टमेंटल कार्यवाही है या अनुशासनिक कार्यवाही है या विभागीय कार्यवाही है। इसमें क्या होता है कि जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी कि एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी, अपने अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारियों को विभागीय दंड देते हैं। अधीनस्थ पंक्ति बताया गया था किसे माना जाएगा, तो जो डीवाईएसपी के क्या हो, नीचे। अब इसमें जब दंड दिया जाएगा विभागीय, तो अनुच्छेद 311 का पालन करना होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का भी पालन करना होगा, ये बताया गया। यानी कि क्वेश्चन आपका कल मॉडल भी बताया गया था कैसे इसमें बनता है। फिर आपका कौन दंड दे सकता है, तो एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी। किसको दंडित किया जाएगा, सबको नहीं, किसको, जो डीवाईएसपी के नीचे है। इसके बाद बताया गया क्यों दंड दिया जाएगा, तो कर्तव्य की उपेक्षा इत्यादि बताई गई थी। और कौन सा दंड विभागीय दिया जाएगा, तो उन दंडों का भी उल्लेख किया गया। निलंबित किया जा सकता है, पदच्युत यानी कि बर्खास्त किया जा सकता है, डिमोशन यानी कि अवनत किया जा सकता है। आपका इसके बाद वेतन बढ़ोतरी रोकना, पदोन्नति रोकना इत्यादि दंड दिए जा सकते हैं। ये मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में भी। प्री में एक क्वेश्चन आपका चांस पूरा रहता है कि आएगा। अब ये है कि जो ये दंड के स्वरूप है, आपका निलंबित करना या डिमोशन करना या बर्खास्त करना, इसके बारे में चूंकि व्यापक रूप से पैरा में भी उल्लेख किया गया है, तो सेक्शन कल हम पूरा बता चुके थे। अब हमें जो बताना है वे कुछ पैरा बताने हैं, जिन पैराओं में इन दंडों के बारे में विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। भाई आपका 6-7 पैरा इस सेक्शन के साथ मेंस में भी लिखेंगे और प्री के लिए भी याद करेंगे। देखिए, हम उस पैरा को बता रहे हैं और उस पैरा में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको ही हम अभी बताएंगे। देखिए, जो आपका पैरा पढ़ना है, सबसे पहला पैरा बेयर एक्ट है तो निकाल सकते हैं आपका 481, यानी कि 481। अगर बेयर एक्ट आप लिए हैं तो पैरा निकाल लीजिए आपका 481, यानी कि 481। देखिए, 481 क्या कहती है आपका कि पदच्युति यानी कि बर्खास्तगी, यानी कि रिमूव कर देना, यानी कि पद से आपका पूरी तरह उसको पद से बर्खास्त कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो 481 में हेडिंग पहले देखिए, पदच्युति और पद से हटाया जाना। यानी कि 481 को जब भी पढ़िए, फिर एक बार बताया जाए, आप सेक्शन 7 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। अब कैसे कोरिलेट करेंगे, तो सेक्शन 7 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी एसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त या पदच्युत कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव के बारे में या बर्खास्त के बारे में व्यापक नियम किस पैरा में दिया गया है, तो 481। अभी 482 भी आएगी। देखिए क्या है, बर्खास्तगी का कोई आदेश केवल तभी पारित किया जाएगा जब किसी अधिकारी का आचरण बल में उसके रखे जाने को अवांछनीय बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्खास्तगी का आदेश या पदच्युत का आदेश या नौकरी से पूरी तरह हटा देने का आदेश तभी दिया जाएगा जब पुलिस वाले का आचरण ऐसा हो कि अब उसे बल में रखना उचित नहीं होगा। तो भाई, कब बल में रखना उचित नहीं होगा, तो अगर पुलिस वाले ने
अपने कर्तव्य की घोर उपेक्षा की है, कैदियों को भाग जाने दिया है, या अपने कह सकते हैं कि अपने अभिरक्षा में किसी की मृत्यु कारित कर दी है, या फर्जी इनकाउंटर कर दिया है, तो ये इत्यादि मैंने और भी हो सकते हैं। ये बैठिए ये माना जाता है कि अब ये इस पद पर रहने के लिए लायक नहीं है, यानी कि अब इनको पद से क्या करना चाहिए, हटा दें, मैंने बर्खास्त कर देना चाहिए। अगला देखिए, बर्खास्तगी आवश्यक रूप से किसी कठोर कारावास की सजा के फलस्वरूप और एक नियम के रूप में किसी कैदी को, चाहे अभियुक्त को जुर्माने की ही सजा क्यों न दी गई हो, अभिरक्षा से जानबूझकर या लापरवाही से भागने देने के लिए दोष सिद्धि के फलस्वरूप दी जानी चाहिए। अर्थात अगर किसी पुलिस वाले को कारावास की सजा मिल गई, या न्यायालय ने जुर्माने की सजा दी, या किसी पुलिस की अभिरक्षा से कोई अभियुक्त भाग गया है, या पुलिस ने लापरवाही की और कोई क्या हो गया, अभियुक्त आपका भाग गया या अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती, और इसके लिए पुलिस वाला दोषी ठहराया गया हो न्यायालय से कि वह माने उसके अभिरक्षा से कोई कैदी भाग गया, या पुलिस वाला लापरवाही बरता, तब वरिष्ठ अधिकारी इन पुलिस वालों को क्या कर सकते हैं, सेक्शन 7 के तहत बर्खास्त। इसके बाद आपका ये दिया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सेवा से बर्खास्त हो जाता है, तो अब वह किसी भी नौकरी के लायक नहीं रह जाता, यानी कि न तो वह पुलिस में दोबारा भर्ती हो सकता है, और न ही आपका कह सकते हैं कि किसी अन्य सरकारी सेवा में उसे लिया जाएगा। बहुत कड़ा नियम है, मैं बता दूं। यानी कि अगर पद से हटाया गया केवल, तब बर्खास्तगी से थोड़ा कम है, उसमें आपका राज्य सरकार चाहे तो पुनः उसे पुलिस इत्यादि में अनुमति दे सकती है कि भर्ती हो, लेकिन एक बार अगर नौकरी से क्या हो गया, टर्मिनेट, तो पुनः कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के क्या हो जाएगा, अयोग्य। इस प्रकार आप यानी कि बर्खास्तगी आपका साधारण मामलों में नहीं की जानी चाहिए, कठोर मामलों में की जानी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति अपने पद से बर्खास्त हो जाता है, तो वह किसी लायक नहीं रहेगा, यानी कि न तो पेंशन मिलेगी, न वेतन मिलेगा, न भत्ता मिलेगा, न पुनः पुलिस की नौकरी मिलेगी, और न ही कोई अन्य सरकारी नौकरी मिलेगी। अतः ऐसी दशा में आपका अपवादिक दशा में ही किसी पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए, ये नियम है। आपका किस पैरा में बताया गया, 481। अब आइए आपका जो धारा 7 में आपका पदच्युत के बाद जो था आपका डिमोशन या अवनत, तो डिमोशन के बारे में जो नियम दिए गए हैं वह पैरा 482 में है, यानी कि पदावनति। देखिए आपका पदावनति में आपका पूरा नहीं पढ़ना, इसमें आपका जो मुख्य चीज है, पदावनति का मतलब ये हुआ कि जिस पद पर वह वर्तमान में है उससे नीचे के पद पर उसे ला दिया जाए। यानी कि इंस्पेक्टर हैं तो सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए अब, या सब इंस्पेक्टर हैं तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है तो कांस्टेबल। लेकिन आपका डिमोशन में एक नियम भी याद रखना है, वही महत्वपूर्ण है कि जिस पद पर वह पहली बार नियुक्त हुआ था उस पद से नीचे उसका डिमोशन या पदावनति या नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है, सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ था पहली बार, प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बना और विभागीय धारा 7 के तहत दंड दिया जाता है, तो कांस्टेबल नहीं बनाया जा सकता।
आपका सबसे पहले वह किस पद पर नियुक्त हुआ था, सब इंस्पेक्टर या पुलिस उपनिरीक्षक। तो कहाँ उसे लाया जा सकता है पुनः, पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर, लेकिन कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि फिर एक बार दिमाग में बैठाइए 482 पैरा कि जिस पद पर वह पहली बार नियुक्त हुआ था उस पद से नीचे के पद पर उसका डिमोशन नहीं किया जाएगा। ये आपका नियम है और इस नियम को भाई याद रखना है। हेलो हेलो। इसके बाद देखिए भाई आपका, इसके बाद जो आपको पढ़ना है पैरा 496 निकाल लीजिए, बैरेक्ट है तो निकालते रहिए। 496 यानी कि 496 हमें पढ़ना है। देखिए 496 क्या कहती हैं। देखिए 496 में क्या कहा गया है। 496 में निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि पहले तो ये समझिए कि सेक्शन 7 के तहत आपका पदच्युत किया जाना, डिमोशन या अवनत किया जाना, इसके अलावा भी आपका विभागीय दंड दिया गया है और वह निलंबन या सस्पेंशन है। तो अब ये समस्या है कि निलंबन का मतलब क्या होता है, निलंबन के समय वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पुलिस बल का सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, और क्या उसे वेतन भत्ता मिलेगा कि नहीं। तो आपका इसी बात को डिटेल में इधर बताया गया है और पैरा हम देख रहे हैं 496 496। पहले समझ लीजिए नियम। तो निलंबित करना का मतलब ये हुआ कि उसके कार्य पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन वह पुलिस बल का सदस्य बना रहता है। जब वह निलंबित होता है तो ऐसी दशा में उसे जो प्रमाण पत्र अभी हम धारा 8 में दिलवाएंगे, तो प्रमाण पत्र को वापस लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निलंबन के दौरान या तो उसे घर भेज दिया जाएगा या कहा जा सकता है कि निलंबन के दौरान आप पुलिस लाइन में रहिए, यानी कि बैरक में रहिए। निलंबन के दौरान पूरा वेतन नहीं मिलता। जीवन निर्वाह भत्ते के लिए कुछ वेतन का भाग जरूर मिलता है, लेकिन पूरा वेतन नहीं मिलता। अगर निलंबन किया गया है और समय निर्धारित है तो ये भी याद रखिए, अगर समय लगा कर किया गया है कि इतने समय तक सस्पेंड किया जाता है, तो वह समय 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये प्री में पूछ सकता है, आगे बताया भी जाएगा। फिर से पैरा, यदि निलंबन में समय निर्धारित है तो वह कितने वर्ष से अधिक का नहीं होगा, 3 वर्ष से, और समय निर्धारित नहीं वरिष्ठ अधिकारी किए हैं तब कोई समय नहीं है। यानी कि आपका सामान्यतः कह सकते हैं कि जो निलंबन होगा वह आपका समय अगर लगा दिया गया तो आपका 2 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है, 3 महीने के लिए लिखा जाएगा तो समय, लेकिन अधिकतम कितने दिन के लिए लगा किया जा सकता है, 3 वर्ष। लेकिन ये कब, जब निलंबन का समय क्या है, निर्धारित नहीं, निर्धारित है तब नहीं ये नियम लागू होगा। इसके बाद आपका निलंबन कब किया जाना चाहिए। तो अब आइए 496 का थोड़ा बैरक देखा जाए। देखिए, दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जांच के दौरान पुलिस अधिकारी का निलंबन, यानी कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने मिसकंडक्ट किया है, दुराचरण किया है, बुरा व्यवहार किया है
और उस बुरे व्यवहार के कारण या तो उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, यानी कि सेक्शन 7 के तहत अभी जांच चल रही है, या न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच का मतलब ये हुआ कि या तो धारा 35 के तहत जांच चल रही है, या 29 के तहत मुकदमा चल रहा है, या धारा 28 के तहत मुकदमा चल रहा है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जो विभागीय जांच होती है वह सेक्शन 7 के तहत होती है। न्यायिक जांच पूछ सकता, अभी पूछा नहीं गया, कल भी बताया गया, सेक्शन 35 के तहत। और न्यायिक कार्यवाही करके सजा दी जाती है 28 और 29। ये 3 धारा याद रखें। तो विभागीय जांच सेक्शन 7 में और न्यायिक जांच सेक्शन 35 में, और न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही चलाई जाती है, सजा पाता है पुलिस वाला तो 28 में और 29 में। ये सेक्शन है, आगे बताए जाएंगे डिटेल में, फिर कोरिलेट किया जाएगा। तो ऐसी दशा में अगर या तो न्यायिक जांच चल रही है उसके खिलाफ या विभागीय जांच चल रही है, तो नियम यह है कि जब तक कि जांच पूरी न हो जाए उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए। बात बंद करिए भाई। सस सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, ताकि जो न्यायिक जांच है वह उचित रूप से हो सके। यानी कि अगर सस्पेंड नहीं किया जाता और पद पर रहेगा तो ये हो सकता है कि विभागीय जांच को क्या कर दे, अपने पद का प्रभाव दिखाकर प्रभावित। ये नियम है। इसके बाद आ जाइए, ये 496 के बाद आपका जो पैरा पढ़ना है 497, निकाल लीजिए भाई। 497 ये जो हमारा बेयर एक्ट है इसमें पेज नंबर 206 पे है। देखिए आपका कभी पहले दिया है बेयर एक्ट, कभी बाद में, तो उस हिसाब से भाई पेज नंबर मिलना मुश्किल है, क्योंकि कई बेयर एक्ट में एक्ट पहले दिया है पैरा बाद में, और जो कई बेयर एक्ट है उसमें पैरा पहले और एक्ट क्या दिया है बाद में। तो पैरा के हिसाब से खोल लीजिए 497 भाई, पैरा के हिसाब से अपना देख लीजिए, आगे हेडिंग डाला रहेगा। 497 में देखिए क्या है, सस्पेंड मुख्य आरक्षियों या आरक्षियों से पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइनों के भीतर रहने की अपेक्षा किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पुलिस वाला सस्पेंड हो जाता है तो एसपी साहब यह निर्देश दे सकते हैं कि यह घर नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ रहेगा, पुलिस लाइन में रहेगा। यानी कि यहीं बैरक में क्या करो, खाओ पियो और यहीं रहो, घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि निलंबित पुलिस वाले को कहाँ रखा जा सकता है, एसपी चाहे तो आपका कह सकते हैं कि बैरक में रखा जा सकता है, पुलिस लाइन में रखा जा सकता है। लेकिन अब ये नहीं कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, उसे वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसके बाद अपने मामले में पैरवी के लिए अब भाई पुलिस लाइन छोड़ने का भी अधिकार होगा। अब ये नहीं कि बैरक में रख दिया गया तो वकील साहब से भी ना मिल पाए, क्योंकि निलंबित हुआ है तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में याचिका अपने निलंबन के विरुद्ध दायर करे, तो वकील साहब से मिलेगा, संपर्क करेगा, तभी तो अपनी बातें वकील साहब से बताकर मुकदमा लड़ेगा। तो इसे रोका नहीं जा सकता, भले भले वह कहाँ रखा जाए, बैरक में। इसके बाद आपका 498 निलंबन अवधि में भुगतान तथा निलंबन अवधि का पेंशन में गिने जाने के निर्देश के नियम। तो यहाँ 2 लाइन देखना है, आगे तो अलग से हम पढ़ेंगे ही, कि अगर कोई व्यक्ति निलंबित किया गया है तो ये नहीं होगा कि पूरा वेतन उसका रोक दिया जाए। निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, यानी कि कम से कम खा पी ले, उतना अच्छे से रह ले, उतना पैसा सरकार उसे देगी, लेकिन पूरा वेतन नहीं दिया जाता।
अब जितना दिन निलंबित रहा है, जब पेंशन की गणना की जाएगी तो क्या वह समय हटाया जाएगा कि गिना जाएगा? तो निलंबन के समय जब निलंबन दिया जाता है आदेश तो वो लिखा जाएगा, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी इस बात को क्लियर करेंगे कि ये जो समय है पेंशन की गणना करने में गिना जाए नहीं गिना जाए। तो भाई ये दिक्कत है कि वेतन तो पूरा पा नहीं रहा है, कम ही पा रहा है। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर है। अगर वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लिखते हैं कि पेंशन के दौरान ये समय गिना जाए तब तो गिना जाएगा, और लिख देते हैं कि ये समय गिना नहीं जाएगा तो वह समय अब गिनती नहीं होगी, यानी कि वह समय क्या गिनती करते समय क्या किया जाएगा, अपवर्जित जिसे हम कहते हैं। तो ये चूंकि भाई धारा 7 से जुड़ी थी पैरा, इसलिए 4-5 पैरा बताया गया। आगे डिटेल में जब पैरा चलेगा तो फिर पुनः एक बार सेक्शन 7 से जोड़कर और इसको थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे। अभी हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट किया। आइए अब सेक्शन 8 चला जाए। फिर भाई पुलिस एक्ट निकाल लीजिए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा अब 8 चलना है। 8 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का मॉडल भी प्री में तैयार रखना है कि कैसा मॉडल बनता है। और आपका और देखिए भाई, और 8 की पूरक धारा भी याद रखना है, यानी कि केवल और केवल धारा 8 ही नहीं पढ़नी पड़ेगी। धारा 8 के साथ आपको जो पढ़ना पड़ेगा वह आपका 28, सही है ना? देखिए भाई आपका, यानी कि अब पूछ सकता है कि धारा 8 की पूरक धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 28 है। अब फिर एक बार नियम बनाइए, तो 2-3 बार बताया गया था और दिमाग में बैठाइए। पुलिस शब्द की परिभाषा सेक्शन 1 में दी गई है। स्पष्ट परिभाषा कहती है कि पुलिस वह होगा जो इस अधिनियम के तहत भर्ती किया गया हो। तो पुलिस में भर्ती का प्रावधान सेक्शन 2 में दिया गया है, यानी कि धारा 2 के तहत राज्य सरकार जिन लोगों को पुलिस बल में भर्ती करती है वही पुलिस कहलाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती हो जाता है तो ऐसी दशा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और वह प्रमाण पत्र याद रखिए किस धारा के तहत, 8 के तहत। और जब कोई व्यक्ति पुलिस का सदस्य न रहे, चाहे रिटायर हो जाए, पदच्युत हो जाए, बर्खास्त हो जाए या पद से हटा दिया जाए, तो उसका कर्तव्य है कि वह तुरंत उस सर्टिफिकेट को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वापस करे। अगर वापस नहीं करता तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा और सेक्शन 28 के तहत वह दंड का क्या होगा, भाग। ये क्रम बनाए रखिएगा। धारा 1, फिर कौन सी धारा 2, फिर कौन सी धारा 8 और फिर कौन सी धारा 28। भाई रट कर जाइए। अब उड्डयन पुलिस कार्मिक का देख लिया जाए। जो उड्डयन पुलिस का माने आपका उड्डयन वाले पुलिस हैं, यानी कि आपका जो हवाई अड्डे इत्यादि की सुरक्षा में लगे हैं उसके लिए, तो उड्डयन पुलिस कार्मिक की परिभाषा सेक्शन 1 में दी गई है। इनकी भर्ती का प्रावधान 2A में है। इनको प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान 8A में है। और अगर पुलिस ये नहीं रहे उड्डयन तो प्रमाण पत्र वापस तुरंत करें, और नहीं करते तो इनके लिए भी जो सजा है 28 में है। लेकिन ये किसके लिए नियम बनाया गया, बताया गया सामान्य पुलिस के लिए नहीं। कौन, जो उड्डयन नागरिक उड्डयन, आपका नागरिक उड्डयन पुलिस कार्मिक के लिए बताया गया। तो पहले सामान्य देखा जाए
सेक्शन 8 अब देखिए सही रहेगा भाई। देखिए बैरक निकाल लीजिए। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, देखिए आपका इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और केस भी एक दो इसमें याद रखने हैं। आपका अंचल भूषण बोस का अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले बेयर एक्ट की भाषा समझने का थोड़ा प्रयास करिए। देखिए बेयर एक्ट धारा 4 में वर्णित अधिकारियों से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन 8 के तहत किस पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट मिला कि जिन पुलिस कर्मियों का उल्लेख सेक्शन 4 में किया गया है उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार समझिए, यानी कि पहला जो शब्द है उसी से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। देखिए कैसे आपका उत्तराखंड बहुत कंसेप्चुअल बनाया था पुलिस एक्ट में, और अगर यूपी कंसेप्चुअल बना दे तो सेक्शन रटने से नहीं होगा बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने से होगा। फिर एक बार देखिए, धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, इतना शब्द पहले समझिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 4 में जिन पुलिस अधिकारियों के नामों का उल्लेख है उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किनको प्रमाण पत्र सेक्शन 8 के तहत नहीं दिया जाता। तो जिन अधिकारियों का उल्लेख किस धारा में है, 4। अब तुरंत 4 निकालना है और सेक्शन 4 को एक बार फिर बताना पढ़ना है कि कौन अधिकारी 4 में है जिन्हें सेक्शन 8 के तहत पुलिस में भर्ती होने पर ही अधिकारी उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो पहले सेक्शन 4 देखिए। देखिए भाई आपका सेक्शन 4 आपका ये दिया गया है, पुलिस महानिदेशक दिए गए हैं, इनको भी प्रमाण पत्र नहीं देना है। पुलिस महानिरीक्षक दिया गया है, इनको भी नहीं दिया है देना है। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिदेशक, इनको भी प्रमाण पत्र नहीं देना है। इसके बाद सहायक पुलिस महानिदेशक एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक, इनको भी नहीं देना है। तो इसके अलावा बचा कौन, एसपी बचा, डीवाईएसपी बचा। तो क्या अब आइए, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम ये बताएंगे कि एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक से ऊपर के जो पुलिस अधिकारी होंगे उनको सेक्शन 8 के तहत प्रमाण पत्र दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर एक बार ये समझिए कि आ सकता है क्वेश्चन, पुलिस अधीक्षक के ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सेक्शन 8 के तहत प्रमाण पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धारा 4 में इन अधिकारियों का उल्लेख है और धारा 8 ये बताती है कि धारा 4 में जिन अधिकारियों का वर्णन है उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही प्रमाण है, यानी कि उनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं कि 40,000 50,000 दीजिए और आपको राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, तो मेयर से सर्टिफिकेट दिलवा दिया जाए। तो सर्टिफिकेट की थोड़ी आवश्यकता है यहाँ भाई, सर्टिफिकेट की हमें थोड़ी आवश्यकता है कि हम मढ़वा के रख लें और देखते रहें कि हमें सर्टिफिकेट मिला था। तो आगे चलिए, वो लॉलीपॉप काम नहीं करेगा। देखिए आगे अगला देखिए भाई, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले समझिए। नए नए मॉडल अभी बने नहीं है ये, और उत्तराखंड कठिन बनाया था, आसान नहीं बनाया था क्वेश्चन। चाहे पुलिस एक्ट का हो या किसका भी, पुलिस एक्ट में भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया था, ये नहीं कि एकदम आसान है कि कर ले जाएगा कोई। अगला देखिए, धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर, तो बताइए पुलिस बल में नियुक्ति पर, तो पुलिस बल में भर्ती किस धारा के तहत की जाती है, धारा 2। भाई किस धारा के तहत, 2 के तहत नियुक्ति पर
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे महानिदेशक एवं महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा। जिस हाँ अब आइए, अब ये है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है, तो दे देगा पुलिस महानिदेशक, दूसरा दे देगा पुलिस महानिरीक्षक, तीसरा दे सकता है पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी और उपर्युक्त सभी। तो पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाएगा, उपर्युक्त सभी द्वारा। फिर एक क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि धारा 8 के तहत कौन अधिकारी सक्षम है जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं, तो दे देगा पुलिस महानिदेशक, नाम है ही। दूसरा दे देगा पुलिस महानिरीक्षक माने आईजी, इनका भी नाम है। तीसरा पॉइंट पर एक बात कही गई है कि पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी, यानी कि ये लोग चाहें तो किसी अन्य पुलिस अधिकारी को अपनी ओर से अथराइज कर सकते हैं कि हमारी ओर से क्या करो, तुम ही पुलिस वालों को क्या दे दो, प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र मुद्रांकित होगा, लिखित में होगा और ऐसे प्रारूप में होगा या ऐसे फार्म में होगा जिसे राज्य सरकार विहित करे। और अब अगला आइए, इसके बाद दिया है और ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस वाला ऐसा प्रमाण पत्र धारण करता है, यानी कि जिस पुलिस वाले को अब ये जो सर्टिफिकेट है आईजी माने आपका डीजीपी या आईजी द्वारा जो सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब वह व्यक्ति क्या करेगा, तो उस व्यक्ति में पुलिस की शक्तियां, पुलिस के कृत्य और विशेषाधिकार वेस्टेड हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। यानी कि पुलिस की जो शक्तियां हैं, प्रमाण पत्र धारण करने वाला उस शक्तियों को रखेगा। पुलिस के अब जो कार्य है तो प्रमाण पत्र धारण करने वाला वे कार्य करेगा, और पुलिस को जो विशेषाधिकार या प्रिविलेज या छूट मिली है कानूनन, अब वह व्यक्ति उस छूट को भी धारण करने का क्या होगा, हकदार। तो बताइए प्रमाण पत्र मिल गया तो क्या क्या उसका फायदा होगा, 3 फायदे होंगे। उस व्यक्ति में अब क्या वेस्टेड हो जाएगा, पुलिस का पावर, पुलिस का एक्ट और पुलिस का प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मैंने कुछ छूट कही है, एक लाइन में हम कहेंगे कुछ छूट, तमाम छूट है आगे भाई, जैसे कि 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ छूट का। भाई शक्ति कार्य तो अलग से डिटेल में पढ़ना है, 10 धाराएं एक साथ, कर्तव्य और शक्ति में पढ़ना है। लेकिन एक उदाहरण मैं जरूर बता रहा हूँ आपका प्रिविलेज से या विशेषाधिकार से। देखिए प्रिविलेज में आपका सीआरपीसी की 2 धाराएं कवर करिएगा, एक धारा 132 और दूसरा धारा सीआरपीसी की 197। 2 धाराएं हम आपका बता रहे हैं किसके लिए, आपका प्रिविलेज के बारे में। अगर किसी पुलिस वाले ने दंगा बलवा या विधि विरुद्ध जमाव इत्यादि को तितर बितर करने के लिए सिविल बल का प्रयोग किया है और 2-4 लोग मर भी गए, तो ऐसी दशा में सेक्शन 132 पुलिस को प्रिविलेज देती है, विशेषाधिकार देती है कि पुलिस वालों पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई एफआईआर नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई एफआईआर नहीं होगा,
कौन जब तक अनुमति न दे दे आपका कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी धारा है? 132। इसी के साथ आपका 197 भी पढ़नी है और सीआरपीसी में आगे बताया भी जाएगा कि अगर कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी कोई ऑफेंस किया है और अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया है तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट संज्ञान के लिए अनुमति न दे दे तब तक सीआरपीसी में उसके खिलाफ संज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं ले सकते। ये भी एक प्रिविलेज है और इसी का सहारा बहुत ज़्यादा अधिकारी लेते भी हैं। कौन सी धारा है? 197। तो अगला देखिए भाई, अब ये आया कि जो ये सर्टिफिकेट पुलिस वालों को दिया जा रहा है, एसपी या उसके नीचे के पुलिस अधिकारियों को, क्या ये नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग लेटर माना जाएगा कि नहीं? तो इसको पढ़ते समय आप भू राजस्व में खसरा और खतौनी को पहले देखिए। देखिए जो खसरा होता है भू राजस्व में आगे पढ़ना है, वह कब्जा बताता है और जो खतौनी होती है वह किसको इंडिकेट करती है? स्वामित्व। यानी कि पजेशन का निर्धारण खसरा से होता है और ओनरशिप का निर्धारण खतौनी से। खसरा खतौनी तो नहीं है, यानी कि कब्जा स्वामित्व तो नहीं है, लेकिन स्वामित्व पाने का सोपान जरूर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर काबिज है और उसका कोई स्वामी नहीं है तो कब्जे के आधार पर वह क्या बन जाएगा? स्वामी। तो एविडेंस की भी धारा जोड़नी है। कौन सी एविडेंस की धारा है? कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है 110। जे में और एपीओ में दोनों में आई थी इस बार, यानी कि यूपी एपीओ में भी एक क्वेश्चन आया, यूपी जे में भी आया कि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है एविडेंस की किस धारा में? 110। इसका मतलब अब फिर आ जाइए, बैक हो जाइए। अब आपका फिर बैक होइए प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र। आपका केस आया और केस आया अंचल भूषण बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। फिर एक बार देखिए, अंचल भूषण बोस वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में ये विवाद उत्पन्न हुआ कि जो ये सर्टिफिकेट मिला है नियुक्त होने पर, क्या ये ज्वाइनिंग लेटर हैं? तो भाई आपका न्याय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। यानी कि जो सर्टिफिकेट मिला है वह नियुक्ति पत्र नहीं है, लेकिन इस बात का साक्ष्य तो है ही कि इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया होगा, तभी तो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यानी कि जैसे कि कब्जा स्वामित्व नहीं होता, लेकिन कब्जे के आधार पर स्वामित्व डिसाइड हो सकता है, तो उसी प्रकार जो ये आपका प्रमाण पत्र है ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र न होते हुए भी इस बात का साक्ष्य है कि इसे अपॉइंट किया गया होगा पुलिस में, तभी तो प्रमाण पत्र दिया गया है, फर्जी थोड़े दिया गया है। भाई प्रमाण पत्र ऐसे तो दिया नहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने, कब दिया होगा? जब इसको क्या किया गया होगा? नियुक्त किया गया होगा। यानी कि एक लाइन में ये कहिए कि प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र नहीं है, लेकिन नियुक्ति साबित करने का पर्याप्त ठोस साक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन सा केस याद रखिएगा? आपका अंचल भूषण बोस। अभी भाई समाप्त नहीं हुआ बैरेक्ट, अभी आधा चला है बैरेक्ट, अभी आधा बचा है, उसको अब देखिए। प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, अभ्यर्पण माने सरेंडर, सरेंडर मतलब कि वापस करना यानी कि लौटाना। तो भाई प्रमाण पत्र मिल गया है तो ये नहीं कि लेकर भाग जाइए, हमेशा रखिए। कुछ दशाओं में क्या करना पड़ेगा
लौटाना पड़ेगा। तो देखिए कब लौटाया जाएगा, ध्यान से देखिए भाई। जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा, यानी कि अब उसका कोई मतलब प्रमाण पत्र का नहीं रहेगा। और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा। यानी कि जब वह पुलिस अधिकारी न रहे तो जो अधिकारी प्रमाण पत्र वापस लेने के लिए प्राधिकृत हैं, तुरंत उनको अपना प्रमाण पत्र क्या करे, वापस। अब यहाँ समस्या ये है कि कब कोई व्यक्ति पुलिस की सेवा में नहीं रह जाता, माने, और कब रहता है, ये भी डिसाइड करना है। तो जब कोई व्यक्ति बर्खास्त हो गया तब पुलिस की सेवा में नहीं रहा, तब वापस करे तुरंत। जब कोई व्यक्ति आपका पद से हटा दिया गया तब भी पुलिस की सेवा में नहीं है, तब भी वापस करे। जब कोई व्यक्ति रिटायर हो गया तब भी अब पुलिस की सेवा में नहीं है और वह तुरंत सर्टिफिकेट को क्या करे, वापस। लेकिन अब कब वापस करना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जब किसी पुलिस अधिकारी का डिमोशन किया जाए, अवनत किया जाए, नीचे के पद पर ला दिया जाए, तो वह पुलिस में बना रहता है, बस उसके पंख कतर दिए गए, यानी कि अब उड़ेगो नहीं। अब किस पद पर ला दिया गया है, नीचे, तो पुलिस बना है, अभी प्रमाण पत्र वापस करने की आवश्यकता। और जब किसी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड या निलंबित किया जाता है तो वह पुलिस में बना रहता है, अब प्रमाण पत्र अभी वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर एक बार लिस्ट बना लिया जाए भाई, कब प्रमाण पत्र वापस करने की आवश्यकता नहीं होती, जब वह डिमोशन में जाता है या जब वह सस्पेंड होता है। और कब वापस करना होगा, जब वह बर्खास्त किया जाता है, जब वह पद से हटाया जाता है, जब वह रिटायर हो जाता है, तब क्या करे, अपना प्रमाण पत्र क्या कर दे, वापस, तुरंत वापस करे, देर न करे, जितना जल्दी हो सके। आगे देखिए, अभी और भी है, तब 28 चला जाए। पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से आपका परिविरत नहीं हो जाएगा और निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में निहित हैं स्थगित रहेंगे, किंतु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। तो यही बात अभी प्रमाण पत्र से कोरिलेट करके बताई गई। फिर एक बार समझिए, जब कोई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो जाता है तो प्रमाण पत्र वापस करने की आवश्यकता नहीं, वह पुलिस बल में बना रहता है। लेकिन पुलिस की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं और जो इत्यादि हैं, उस पर रोक लग जाती है। लेकिन पुलिस के कर्तव्य इत्यादि वह अभी भी कायम है, वह विभागीय दंड भी पा सकता है। और जिन अधिकारियों के अधीनस्थ वह था, आज भी निलंबन के बाद भी वह उन अधिकारियों के क्या रहेगा, अधीनस्थ। तो भाई बार बार बताया जा रहा है कि निलंबन का मतलब कि कुछ समय तक कार्य और शक्तियों पर क्या लगा दी, क्या रोक लगाई गई, पूरी तरह बर्खास्त नहीं किया गया। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 8 आया। अब इसी के साथ चूंकि सेक्शन 8 की पूरक धारा 28 है, तो तुरंत 28 निकालिए। और दंड की मात्रा कल भी बताई गई थी, फिर आज बताई जा रही है। आपका 28 निकाल लीजिए भाई। देखिए आपका, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति। तो फिर एक बार समझिए, अगर आपका सेक्शन 8 के तहत या 8A के तहत प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया गया है
और पुलिस से अब वह हट गया तो प्रमाण पत्र क्या कहा जा रहा है लगातार कि तुरंत वापस करे कि रखे रहे, और वापस नहीं करता तो किस धारा में सजा का हकदार होगा? 28। अब 28 देखिए, तुरंत आ जाना है। इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण पत्र और वस्त्र, साज सज्जा, नियुक्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उसे उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए प्रदान की गई थी तत्काल परिधान नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध ठहराए जाने पर 200 रुपये से अनधिक की शास्ति यानी कि जुर्माना, कितना जुर्माना? अधिकतम 200 रुपया तक या 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से या दोनों से दंडित होगा। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, धारा 28 में और भी बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं रहता और उसके बावजूद भी वह प्रमाण पत्र को वापस तत्काल नहीं करता, या जो साज सज्जा दिया है सरकार ने या बक्सा उक्सा दिया जाता है, हथियार और इत्यादि बिल्ला उल्ला दिया जाता है, यानी कि सरकार ने पुलिस वालों को जो साज सज्जा और वस्तुएं दी हैं, जब आप पुलिस में से रिटायर हो गए, बर्खास्त हो गए, तो वर्दी वर्दी सब क्या करना पड़ेगा? वापस। और उसी के साथ प्रमाण पत्र भी वापस करिए। नहीं करते हैं तो आप भले पुलिस वाले हों, आप पर न्यायालय में मुकदमा इसके लिए चलाया जाएगा, और अगर न्यायालय में ये साबित हो गया कि इसने तुरंत वापस नहीं किया था ये चीज़ें, तो न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा सजा पाएगा। और कितनी सजा पा सकता है? रटे रहिए, 200 रुपये तक का जुर्माना या किसी भी भांति का, अब किसी भांति का क्योंकि कठोर श्रम सहित या रहित, यानी कि सादा या कठोर, सादा या कठोर किसी भी भांति का 6 मास तक का कारावास या दोनों। रट कर जाइएगा भाई, ये रट कर जाना है। दंड की मात्रा कितना दंड है फिर एक बार बताया जा रहा है, 200 रुपये का जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों। अब 8A आ जाइए, क्योंकि आपका मैंने जो उड्डयन है उसके प्रमाण पत्र दिलवा दिया जाए। फिर एक बार क्रम बनाइए भाई। नागरिक उड्डयन कार्मिक की परिभाषा सेक्शन 1 में दी गई है। तो यूपी में क्वेश्चन बना है कि ये कब जोड़ा गया, तो 2001 में, और बना है कब से लागू हुआ, तो डेट रटे रहिएगा, 10 अगस्त 2001। तो इनकी परिभाषा सेक्शन 1 में, इनकी नियुक्ति 2A में, इनको प्रमाण पत्र 8A में, और प्रमाण पत्र अगर ये वापस नहीं करते तो सेक्शन 28 के तहत दंड के क्या होंगे? भाग। तो 8A आ जाइए भाई, अब देख लिया जाए, सही है, क्रम बन गया। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र, देखिए, प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो इस अधिनियम के आधार पर पुलिस बल का सदस्य हुआ हो या पुलिस अधिनियम 2001 संशोधन के प्रारंभ पर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को उसकी नियुक्ति पर महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, आपका प्रमाण पत्र देंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सतर्क ये रहना है कि इनको प्रमाण पत्र कौन देगा। तो भाई नागरिक महानिदेशक नागरिक उड्डयन पूछ सकता है कौन देगा। देखिए सेक्शन 8 में अलग था, सेक्शन 8 में और 8A में अंतर है। क्या अंतर है ये देखिए। सेक्शन 8 में जो सामान्य पुलिस वाले थे उनको प्रमाण पत्र कौन देता था, तो या तो पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक
या इनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी। एक बार देख लिया जाए भाई, यहीं तो लिखा है ना। हाँ ठीक है भाई, या इनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी। लेकिन जो नागरिक उड्डयन पुलिस वाले हैं, इनको प्रमाण पत्र कौन देगा? तो महानिदेशक नागरिक उड्डयन अलग बना दिया गया है। या दूसरा पॉइंट ही अंतर आएगा, या राज्य सरकार द्वारा, भाई महानिदेशक द्वारा नहीं, नागरिक उड्डयन किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी। तो एट में कौन प्राधिकृत करता था निको? पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक। लेकिन यहाँ कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कर रही है। अब आइए सेक्शन 9, ये भी काफ़ी, हाँ भाई, प्रमाण पत्र नहीं लौटाता तो 28 में दंड का भागी होगा। अब वो लिखवा बताया नहीं जा रहा है बार बार, एक बार बताया गया। तो 8A में भी जब वह नागरिक उड्डयन पुलिस कार्मिक न रहे तो तुरंत प्रमाण पत्र को क्या करे? वापस। और नहीं करता है तो धारा 28 में वह न्यायालय द्वारा दंड का भागी हो। अब आइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन 9 की पहले भूमिका देखी जाए तब आपका और चीज़ें पढ़ी जाएं। सेक्शन 9 को जब भी पढ़िएगा तो आपका सेक्शन 29 से कोरिलेट करके पढ़िएगा, यानी कि 28 R/W। R/W को कहते हैं रीड विथ। आर मतलब यहाँ रीड, और विथ यानी कि सपठित। सपठित का मतलब इसके साथ पढ़ना है। तो किसके साथ पढ़ना है? 29। यानी कि जो सेक्शन आपका 9 हम पढ़ाएंगे वह सेक्शन किसके साथ जोड़कर पढ़ना है? 29 के साथ, याद रखिएगा। और एक केस आता है सत्यपाल कालरा बनाम DIG पुलिस उत्तर प्रदेश, केस भी आ चुका है। सत्यपाल कालरा का केस यूपी APO में आ चुका है। इसको हम लिखवाते समय अभी लिखवा जाए, कल तक लेक्चर चलेगा, क्योंकि पुलिस एक्ट आपका इतना है कि एक दिन में लिखवा दिया जाएगा। तो कल तक अभी शनिवार को लिखवाया जाएगा, क्योंकि एक दिन में आपका 1 घंटे में जितना अब तक पढ़ाया गया है। भाई देखिए, लेक्चर आपका, लेक्चर में तमाम बातें बताई जाती हैं, लेकिन लिखवाते समय आपका उन सभी बातों को लिखवाना संभव नहीं। इसीलिए अगर कोई केवल नोट्स लेकर जाए तो कुछ बातें छूटी रहती हैं। लेक्चर का प्रभाव अलग है, तो ये पोथी पतरा काम नहीं करेगा कंपटीशन में। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वह तो ज़्यादा भाई आपका उतना लिखवाना संभव नहीं है, पढ़ाते समय ही बताया जाता है। तो आइए सेक्शन 9 देखा जाए। सेक्शन 9 में जो पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, आप अपनी इच्छा से पुलिस बल में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आपका पुलिस की नौकरी छोड़ नहीं सकते। फिर एक बार नियम बनाइए, यानी कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा से पुलिस बल में भर्ती तो हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से चाह कर भी पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ सकता। अगर राज्य सरकार चाहे तो जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पुलिस में रहने के लिए बाध्य कर सकती है, ये याद रखना है। तो अब जो सेक्शन 9 है, ये त्याग पत्र का मुख्य रूप से नियम न बताकर त्याग पत्र पर प्रतिबंध लगाता है, त्याग पत्र पर रोक लगाता है कि सामान्यतः आप त्याग पत्र देकर पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकते, याद रखिए। और ये जो नियम है, अब इसकी वैधता को चुनौती दी गई, पहले वहीं देखा जाए तब बैरक देखा जाए। सत्यपाल कालरा बनाम DIG पुलिस उत्तर प्रदेश, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और आपका 1984 का केस है, नहीं 1900 आपका 64 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। एक पुलिस वाला था और कहा कि हमारी इच्छा, हम चाहें तो पुलिस में रहें और चाहें तो पुलिस में न रहें,
हमारी इच्छा हम त्याग पत्र देकर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये राज्य सरकार लोक सेवकों और पुलिस के लिए ये नियम बनाती है, आपका सेक्शन 2 के तहत नियम बनाती है। भाई याद रखिए, अधीनस्थ पुलिस वालों इत्यादि के लिए नियम की धारा में सेक्शन 2 के तहत जो नियम बनाई है, और अगर उस नियम में ये है कि त्याग पत्र पर रोक लगाया गया है, तो ये नियम आपका संविधान का उल्लंघन नहीं करता, और ये नियम क्या माना गया, वैध। यानी कि आप नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकते, जबरदस्ती सरकार पुलिस में रखेगी, और आपका कह सकते हैं कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी क्या मान लिया गया है, बल। तो पहला नियम याद रखिए कि सेक्शन 9 जो हम बताएंगे, वह त्याग पत्र का नियम न बताकर मुख्य रूप से त्याग पत्र या रिजाइन देने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन ये भी बताता है कि आप पुलिस की नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं, और बिना धारा 9 का पालन किए हुए पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग गए, बिना रिजाइन दिए हुए भाग गए, तो ऐसी दशा में आप सजा के हकदार होंगे। और सेक्शन कौन सा हमने रिलेट किया है, 29। तो 9 के साथ कौन सी धारा पढ़नी है, इसको दूसरे एंगल समझिए, तब बैरक शुरू किया जाए, क्योंकि वहीं याद करना पड़ेगा बैरक की भाषा। लेकिन पहला तो हो गया कि ये धारा नियम बताती है कि प्रतिबंध लगाती है, तो किस केस में कहा गया कि ये प्रतिबंध सही है और ये धारा प्रतिबंध लगाती है। ये आपका केस आ चुका है, गलत न, कौन सा केस था, सत्यपाल कालरा। भाई याद करके जाएगा, कौन सा केस, सत्यपाल कालरा आ चुका है केस, ये यूपी एपीओ में। अब देखिए एक सैनिकों का थोड़ा उदाहरण बताया जाए 2 मिनट, तब सेक्शन 9 बैक हुआ जाए। सेना में भी यही आपका नियम है कि आप स्वेच्छा से सेना में भर्ती तो हो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से सेना की नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन आप सेना की नौकरी स्वेच्छा से छोड़कर भाग नहीं सकते। अगर भागते हैं तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, यानी कि सेना न्यायालय में आपके खिलाफ क्या चलाया जाएगा, मुकदमा। अब इस पर थोड़ा नियम देखिए। अगर कोई व्यक्ति सेना से भगोड़ा हो गया, अभित्यजन कर दिया है, सेना की नौकरी छोड़ दिया है बिना इजाज़त के अफसरों के, तो ऐसी दशा में पुलिस वारंट के बिना सीआरपीसी की धारा 41 में ऐसे अभित्याजक या भगोड़े को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेगी, तो मजिस्ट्रेट साहब सीआरपीसी की धारा 475 के तहत रखेंगे नहीं, पुलिस को आदेशित करेंगे कि इसके यूनिट के कमांडिंग अफसर को इसे सौंप दिया जाए, क्योंकि सेना न्यायालय में इसके खिलाफ क्या चलेगा, मुकदमा, और कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और ऐसे भगोड़े को जो भी व्यक्ति आश्रय या संश्रय या हार्बर देगा, वह भी दंड का भागी होगा, लेकिन एक लोग दंड के भागी नहीं होंगे। अगर पति को कौन आश्रय देती है, पत्नी, या पत्नी को कौन आश्रय या संश्रय या हार्बर देता है, पति। ये पिछली बार यूपी एपीओ में क्वेश्चन आया था कि कौन संश्रय के लिए दंडित नहीं होंगे, तो याद रखिएगा। अब देखिए सेक्शन 9 चला जाए भाई, आखिर सेक्शन 9 काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपका, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वरिष्ठ अधिकारियों से इजाज़त ले लीजिए और इजाज़त के बाद रिजाइन दे दीजिए, या वरिष्ठ अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना दीजिए, रटे रहिए, कितने माह, और जब वरिष्ठ अधिकारी इजाज़त दे दें इस सूचना के बाद, तब आपका रिजाइन हो जाएगा। और अगर वरिष्ठ अधिकारी इजाज़त नहीं देते हैं, तो ज़बरदस्ती आपको पुलिस में क्या करना पड़ेगा, रहना होगा।
अगर आपका एप्लीकेशन देकर घर भाग गए तो सेक्शन 29 के तहत आप दंड के क्या होंगे, यानी कि मुकदमा चलेगा आप पर। अब देखिए बेयर एक्ट की भाषा। तो पहला तो भाई याद कर लीजिए कि कितने माह पूर्व सूचना देकर इस्तीफा दिया जा सकता है, 2 माह। तो इतना तो अब याद होना चाहिए, अभी 2-4 बार और बताया जाएगा। अभी एक बार ये बताया जाएगा, फिर लास्ट में क्रैश कोर्स में ये सब बताया जाएगा, यानी कि 2-3 बार बताकर दिमाग में भर दिया जाएगा भूसा जैसे, ताकि आपका जो भी भूसा वूसा रहे परीक्षा के समय क्या हो, दिमाग क्लियर कट बाहर आए। या अभी बाहर नहीं निकालना है, कब निकालना है। देखिए आगे भाई। अब पेयर एक्ट की भाषा को तोड़िए एक एक शब्दों को। जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसकी इजाज़त से कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों को प्रत्याहृत कर सकता है। प्रत्याहृत मतलब वापस लेना, रिवोक करना। रिवोक करना मतलब रिजाइन देना, अपने पद से छोड़कर पद चले जाना, इस्तीफा देना, त्याग पत्र देना। तो फिर आइए, किसकी इजाज़त लेकर त्याग पत्र दिया जा सकता है? एसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों की। तो पहला नियम ये मिला कि अगर कोई पुलिस अधिकारी नीचे का त्याग पत्र देना चाहता है तो इस एसपी के अभिव्यक्ततः, अभिव्यक्ततः माने क्या, लिखित की मौखिक, हाँ मौखिक नहीं काम करेगा, लिखित अनुज्ञा ले और तब रिजाइन देकर क्या करे, चला। पहला नियम है। तो पहला नियम रिजाइन का ये मिला कि एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञा ले लीजिए और अनुज्ञा लेकर आप अपने पद को त्याग कर, यानी कि प्रत्याहृत करके क्या करिए, चले जाइए। दूसरा नियम क्या है भाई, इस्तीफा देने का है। पहला नियम हमने बताया, दूसरा देखिए। या जब तक वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्याग पत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्याग पत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। यानी कि दूसरा नियम ये है कि वह जब इस्तीफा देना चाहता है तो दूसरा नियम है कि 2 माह पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस दे, सूचना भेज दे, और 2 माह के बाद आपका कह सकते हैं कि जिला अधीक्षक इजाज़त दे दें और तब वह अपना पद छोड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप अपना पद स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकते। 2 तरीके बताए गए हैं, यानी कि ज़बरदस्ती आपको पुलिस में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से कोई पुलिस अधिकारी पद त्याग कर सकता है? 2। पहला, किसकी इजाज़त ले ले बिना सूचना के, एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी। और दूसरा, वरिष्ठ अधिकारियों को कितने माह पूर्व सूचना दे दे, 2 माह। केवल सूचना नहीं, सूचना पर कौन इजाज़त दे दे, एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। अब ये नहीं कि सूचना दे के घर भाग गया, तो घर भाग गया तो दंड का भागी होगा। अभी इंतजार करे किसके, आदेश का, एसपी साहब का। तो एसपी साहब चाहे तो आदेश दें और चाहे तो न। अब इसमें आपका कोई, देखिए, अगर इन नियमों का उल्लंघन करके कोई पुलिस अधिकारी अपने पद का त्याग करता है या अपने पद को प्रत्याहृत करता है, रिवोक करता है, रिजाइन देता है, तो वह दंड का भागी होगा। और किस सेक्शन के तहत होगा? 29। अब 29 एक लाइन लास्ट में देख लिया जाए।
कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ और भी इसमें है, लेकिन हमें मुख्य रूप से किससे जोड़ना है? सेक्शन 9। देखिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो किसी कर्तव्य के किसी अतिक्रमण का या सक्षम, इतना नहीं देखना है भाई, बस ये देखना है कि बिना इजाज़त के या बिना 2 माह की पूर्व सूचना के अपना पद त्याग देता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा। और जब न्यायालय में ये प्रूफ हो जाए कि ऐसा इसने किया है, तो वह दंड का भागी होगा। और दंड ही याद रखना है, 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 मास तक का कारावास, या दोनों। तो आपका फिर ये देखिए, याद करके जाइएगा, पूछा जा चुका है कितने मास के वेतन के बराबर जुर्माना अधिकतम लग सकता है? 3 मास। कारावास का दंड कितने माह का अधिकतम? 3 मास या दोनों। तब 28 और 29 जोड़ लेना है। प्रमाण पत्र या साज सज्जा, वर्दी, हथियार और इत्यादि बक्सा उक्सा मिलता है, वापस नहीं किया तो कौन सी धारा? 28। और 28 में कितना दंड था? 200 रुपया या 6 माह। और अगर बिना 2 माह की पूर्व सूचना दिए या बिना इजाजत के, बिना इस्तीफा के ही भाग गया, पद त्याग दिया, तो कौन सी धारा में ये दंड पाएगा न्यायालय से? 29। और कितना? 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या कारावास, कितना? अधिकतम 3 मास या दोनों। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 9 भी हो गया। फिर लास्ट में याद रखिए, सेक्शन 9 आपका त्याग पत्र देने का नियम बताता है कि त्याग पत्र देने पर प्रतिबंध लगाता है, नियम नहीं बताता। ये क्या लगाता है? रोक। तो रेस्ट ले लीजिए। तो भाई सीआरपी से हैं क्या? कौन सा मान? धारा 1 में परिभाषा है, 2 में भर्ती है, यही आपका है। 3 में पुलिस में राज्य सरकार पूरा कंट्रोल करेगी। तो उसको एक बार पढ़िए।